नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। ब्रिक्स जैसे मंच से ये पहली बार है जब भारत में हुए आतंकी हमले की न केवल कड़ी निंदा की गई हो, बल्कि आतंक के आकाओं को भी करारा जवाब दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखा और आतंकवाद के मुद्दे पर खुलकर बात की। ब्रिक्स के संयुक्त बयान में कहा गया है कि आतंकी गतिविधियों में शामिल देशों को न्याय के कटघरे में लाया होगा। साथ ही धर्म पूछकर उनके हत्या करने वाले आतंकियों के आका पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया गया कि आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है और उसका मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौती बन गया है। इसके खिलाफ आवाज उठाना केवल सुविधा का मामला नहीं, बल्कि एक सिद्धांत होना चाहिए। अगर कोई देश आतंकवाद का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन करता है तो उसे अंजाम भुगतने होंगे, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चले इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं प्रताप राव जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है प्रताप जी आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी मौजूद है, महासचिव है पीसीसी से। स्वर्णिम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही गौरीशंकर गुप्त जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजनयिक हैं। गौरीशंकर जी आपका भी बहुत स्वागत है। गौरीशंकर जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। ब्रिक्स जैसे बड़े मंच से आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से भारत की तरफ से सख्त बात रखी गई है, क्या आपको लगता है कि भारत की कूटनीतिक जीत है? श्वेता जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ जी। देखिए, अभी ब्रिक्स जो है इसका एक्सपेंशन हुआ था लास्ट 2 इयर्स अगो। जी। उसके बाद से ये बहुत बड़ा संगठन बन गया है। करीब करीब दुनिया की 50% आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है और 40% के करीब वर्ल्ड की जो अर्थव्यवस्था है उसको कंट्रोल करती है। तो इस संगठन में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो आतंकवाद का मुद्दा है वो एक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि किसी की सुविधा हो तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, किसी की सुविधा हो तो नहीं किया। और फिर उन्होंने जो लैंग्वेज जो फाइनल कम्युनिटी में पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि जो क्रॉस बॉर्डर हैं उनको पनाह दी जाती है और जहां से क्रॉस बॉर्डर फंडिंग होती है, ऐसे ऐसे केसेस में जो कंट्रीज जिम्मेदार हैं उनको पनिशमेंट देना चाहिए। तो ये क्लियर रेफरेंस पाकिस्तान का है, उनका नाम नहीं आया पाकिस्तान का, लेकिन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर फंडिंग और उनको शेल्टर देना क्रॉस बॉर्डर में, ये तीनों चीजें बड़ा क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया गया है। और ये लैंग्वेज काफ़ी सख्त लैंग्वेज है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है ग्लोबल टर्म्स में, क्योंकि मैं खुद इंटरनेशनल बॉडीज में काम कर चुका हूँ। वहाँ पे इन लैंग्वेजेस को नेगोशिएट करना बहुत मुश्किल होता है जब अलग अलग देशों के हितों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस तरह की लैंग्वेज वो इसके अंदर ले पाए। आपको याद होगा कि इसके पहले एससीओ समिट हुआ था, उसमें इस तरह की लैंग्वेज नहीं आ पाई थी और इसलिए हमने उस पे साइन करने से इनकार कर दिया था। तो इस चीज को देखते हुए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वही देश जो एससीओ में थे उनमें से काफी देश ब्रिक्स के भी मेंबर हैं। तो उन्होंने भी इस चीज को अब मान लिया है कि आतंकवाद किसी भी रूप में कहीं भी हो उसको पनपने नहीं देना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रधानमंत्री जी ने इस केस को बहुत कन्विंसिंग रूप से प्रेजेंट किया और सब लोगों ने इसको स्वीकार किया।
बिल्कुल गौरीशंकर जी, एक और अहम सवाल, क्योंकि पाकिस्तान का आप जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से सख्त ये संदेश था वो सीधे तौर पर पाकिस्तान और उन लोगों के लिए था जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं या उनके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो। लेकिन गौरीशंकर जी, इससे पहले भी विरोध तो सामने आके सब करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कुछ खास ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलता। क्या आपको लगता है कि इस बड़े मंच से संयुक्त रूप से जब ये बयान सामने आ रहा है और सब एकजुट नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अफेयर है। मेरे को काफी अनुभव है यूनाइटेड नेशंस की फंक्शनिंग का, और वहां पे कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि उसके संबंध दूसरे देश से इतने खराब हों कि वो आपस में बातचीत नहीं कर सके। तो अगर आप किसी देश का बाई नाम लेकर के उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो फिर वो संबंधों में बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और आपस के संबंध बिगड़ जाते हैं। तो किसी भी देश को इस तरह से कटघरे में, अब आप देखिए वहां पे अब नई जो मेंबरशिप है उसमें इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। तो वो नहीं चाहेंगे कि इतने संबंध उनके उनके टूट जाएं कि वो आपस में एक दूसरे से किसी तरह का कांटेक्ट नहीं कर पाए। जी। तो इस चीज को देखते हुए जो है हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल बॉडीज में जो है हर देश को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन जो भाषा अभी इस कम्युनिके में आई है वो इतनी स्ट्रोंग है कि वो भारत के पक्ष को पूरी तरह से समर्थन प्रदान करती है, और हमें इससे खुश होना चाहिए। इससे अच्छी भाषा मेरे को नहीं लगता कि कोई देश ला पाएगा वहां पे। जी प्रताप राव जी, अभी जिस तरह से कहना भी गौरीशंकर जी का कि बहुत मजबूत स्थिति और बहुत ही बड़ा फायदा से भारत को बिल्कुल कूटनीतिक तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा, लेकिन प्रताप राव जी, क्या आप मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से भारत की लड़ाई है, शुरुआती तौर पर या हम कहें कि जब ऑपरेशन सिंदूर था तब भी बहुत आरोप और सवाल उठे थे कि सब दोस्ती की तो बात करते हैं लेकिन भारत के साथ कोई नहीं आया, लेकिन इस मंच से जिस तरह से एकजुटता नजर आया, आपको लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ बाकी देशों से भी समर्थन भारत को मिलता नजर आ रहा है और ये मजबूत स्थिति भारत की है और मुश्किल कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए है? आश्रिता, पहली बात तो ये है कि भारत अब कोई एक छोटा मोटा देश या कमजोर देश नहीं, दुनिया की ताकत बन चुका है। इसलिए दुनिया आती है या जाती है, नहीं आती है, उससे भारत की नीति पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत ने अपनी नीति तय कर चुकी है कि जो देश आतंक फैलाएगा वो भारत पर हमला माना जाएगा। और ये पाकिस्तान को या चीन को या किसी को भी देश को एक साफ साफ संदेश है कि हम आतंक को सहन नहीं करेंगे। अब ऐसी हो कि मीटिंग की बात गौरीशंकर जी ने कही, निश्चित तौर पे वहाँ चीन था और चीन का जो संबंध है पाकिस्तान से, उसके चक्कर में जो भारत की बात को शामिल नहीं किया, तो तब वो एक कॉमन जो अपना स्टेटमेंट है वो भी नहीं जारी कर पाए। तो भारत की ताकत का तो वहीं से पता लग गया था कि भारत के विरोध के बाद वहाँ जो एक घोषणा है वो नहीं हो पाई। लेकिन ब्रिक्स में साफ साफ तौर पे वहाँ भी चीन है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 25 दिन की बात है। इसमें ही किस तरह से चीन का रुख बदला है ये दिखाता है कि भारत ने कितने बड़े कूटनीतिक प्रयास किए हैं और दुनिया साथ आई है। अभी जब भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पे निकले थे तो घाना, ट्रिनिडाड और यहाँ सब जब गए तो उनका जिस तरह से स्वागत हुआ है, जिस तरह से उनकी गर्मजोशी से, घाना तो बिल्कुल चीन का एक प्रकार से आर्थिक गुलाम बन चुका है। उसके बावजूद वहाँ भारतीय प्रधानमंत्री का जो जिस तरह से स्वागत हुआ और जिस तरह से उनका सम्मान हुआ, तो ये बताता है कि ये देश भी जो अफ्रीकी देश हैं या लैटिन देश हैं जहाँ जो कि स्वयं बहुत आतंक से पीड़ित हैं, वो देश भी भारत की बात को अब साथ खड़े हो रहे हैं, भारत के साथ आ रहे हैं और यही भारत की ताकत है। देखिए, लोग कहते होंगे कि भारत इधर है उधर है, लेकिन भारत ने अपने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी अमेरिका को भी बता दिया कि हम हमारी नीति को लेकर इधर उधर नहीं होंगे, अमेरिका कितना ही प्रेशर कर ले। अभी लेटेस्ट तो F-35 प्लेन का मामला आया ही है जो केरल में जिसको पकड़ा है जासूसी के। तो ये साफ बताता है कि किस तरह से भारत जो है अपने निर्णय खुद करने लगा है और आतंक को लेकर उसका जो एक दृष्टिकोण दुनिया में अब स्वीकार होने लगा है। और ये जो ब्रिक्स की बैठक है ये एक साबित करती है कि भारत निश्चित तौर पे अब अपनी बात को दुनिया से मनाने लगा है और दुनिया उसकी बात को मानने लगी है, क्योंकि पूरा विश्व इस समय आतंक से पीड़ित है और आतंक के जरिए ही जिस तरह से लैटिन अमेरिकी देश में तो माफिया
तानाशाह और आतंक, ये पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका पूरा बर्बाद है। अफ्रीका में जो हालात हैं वो भी सब जानते हैं। तो इसलिए भारत की बात को बहुत समर्थन मिला है। भारत तो पाकिस्तान के आतंक से पीड़ित है, लेकिन दुनिया के कई देश और राष्ट्रीय आतंकों से भी पीड़ित हैं, दूसरे देश के आतंक से भी पीड़ित हैं। कहीं अमेरिका है तो कहीं चाइना है, उनके आर्थिक आतंक को से भी पीड़ित हो रहे हैं। तो भारत एक आवाज़ बनता जा रहा है। भारत एक इन सब देशों की जो शांति से आगे बढ़ना चाहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ दुनिया को विश्व को आगे ले जाना चाहते हैं, वो सब एक साथ आ रहे हैं। और ये भारत की ताकत है और निश्चित तौर पे भारत की बात को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये ब्रिक्स का ये जो कम्युनिके जारी हुआ है उससे साफ पता लगता है। स्वर्णिम जी, अब देखिए, आपने तो प्रताप राव जी की बात भी सुनी, गौरीशंकर जी की बात, लेकिन क्या आप मानते हैं कि संयुक्त रूप से सिर्फ बयान जारी कर देने से आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा? जिस दिशा में कोशिश हो रही है उसमें सफलता मिल सकती है, या आपको इसमें कोई कमी लगती है? देखिए, देश की जो विदेश नीति होती है वो आपने देखी होगी। पहले अमेरिका ने कितना भी दबाव दिया हो, बांग्लादेश को अलग करना था तो इंदिरा गांधी ने किया, झुके नहीं। आज वो स्थिति तो नहीं देखी हमने। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हुआ अमेरिका से घोषित, ये सब हमने देखा। चीन के मामले में हमने देखा, चीन ने जो हम लाल आंख दिखाने की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, और पता पड़ा कि हमारे मेजर शैतान सिंह जिस जगह पे शहीद हुए चीन के कहने से, उनका स्मारक भी भारत सरकार ने हटा दिया। ये सब चीजें हमने देखी। और ब्रिक्स सम्मेलन की आप बात कर रहे हैं, ब्रिक्स सम्मेलन जिसमें चीन और रूस जो आए ही नहीं, इनके राष्ट्रपति या जो इनके सर्वेसर्वा होते हैं, न तो शी आए न पुतिन आए। और आप बताइए कि स्टेटमेंट जारी होता है उसमें सीधे सीधे पाकिस्तान की निंदा होनी चाहिए, वो निंदा भी नहीं होती है। पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से सहायता मिलनी है, वो नहीं रुकती है। अमेरिका में पाकिस्तान के जिनको आप कहते हो आतंकवाद का पोषक, वो सेना जो पाकिस्तान की है उसके कमांडर जो है वहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति के यहाँ जाके डिनर करते हैं, वो उसको नहीं रुकवा पाते। ये क्या दर्शाता है? कौन सी विदेश नीति है? अरे भाई, हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था और सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान से ही आकर के आतंकवादियों ने हमला किया। पाकिस्तान की सेना उनको ट्रेन करती है। एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। हमारे मित्र राष्ट्र थे जो संकट के समय हमारे साथ खड़े होते थे, चाहे रूस खड़ा हुआ हो, अगर पाकिस्तान से वार हुआ हो तो। लेकिन आज कोई नजर नहीं आता। बताइए, क्या ये विदेश, कौन सी विदेश नीति है? इतने देशों की यात्रा करने के बाद भी जब कोई देश हिंदुस्तान के समर्थन में खड़ा नहीं होता, आप बताइए, कहीं स्टेटमेंट में आतंकवाद के खिलाफ ही स्टेटमेंट जारी नहीं होता, उन्होंने बताया। यूएन में सैंक्शंस को लेकर के चीन रोक देता है और हमारे समर्थन में कोई और देश नहीं आता कि पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस हो जाएं। मतलब जो सैंक्शन, मतलब उनके खिलाफ रोक लगे या उनको अलग थलग किया जाए, ये क्यों हुआ? इसका फिर भी तो भारत कमजोर नहीं, भारत कभी कमजोर था ही नहीं। तो विदेश नीति कमजोर हो सकती है कोई उस वक्त में अगर तो क्रेडिट, क्योंकि कई बार है कोई आए या ना आए, लेकिन बयानों से भी क्रेडिट लेने की कोशिश बहुत लोगों ने की इसके बाद। लेकिन अगर इस तरह के मंच पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद है, बातचीत होती है, समर्थन में बयान आते हैं, तो ये क्या भारत की मजबूती नहीं दर्शाता? वो तो पहले की बात थी, ठीक है, आपने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर उस समय की स्थिति थी तब आना चाहिए था। देखिए, मैं तो उसको सारी चीजें छोड़िए, अलग थलग करने का कार्य पाकिस्तान को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने, यूपीए सरकार ने, सबने किया। मनमोहन सिंह जी के समय विदेश नीति इस तरह की थी कि पाकिस्तान को वैश्विक पटल पर आर्थिक रूप से या किसी भी रूप से कोई सहायता प्रदान कोई ना करे, इसके लिए अलग थलग किया गया था। ये कूटनीति थी और उस कूटनीति की हवा निकली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिन बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते, वहां के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे बधाई देने। अलग थलग हमने किया, आपने उसको माना नहीं। ISI जो है यहाँ पे जांच करने आ जाती है हिंदुस्तान में, कौन सी विदेश नीति है ये? आज मौका ये था कि पाकिस्तान को हमारी सेना सबक ऐसा सिखा सकती थी कि नेस्तनाबूद हो जाता। आप किससे रुके, क्यों रुके? आप बताइए, कौन कह सकता है कि दबाव में नहीं झुके? आप जब हिंदुस्तान की सेना मजबूत है, हिंदुस्तान का जो व्यक्ति मजबूत है, विल पावर मजबूत है, पूरा समर्थन है, लेकिन सरकार अगर रुक जाती है, इसको देख के क्या बोलेंगे? इस ब्रिक्स जैसे बड़े मंच पर जिस तरह से मौजूदगी और कड़ा संदेश है, उसको लेके क्या कहें? देखिए, ब्रिक्स वो सम्मेलन है जो 5 देशों के साथ बना था, जिसमें चाइना और रशिया भी होते थे और भारत वहां पे है ही, ब्राजील है और बाद में जो देश जुड़े। लेकिन जैसा कि अभी अब सामने हम सबके आया, जो बातचीत आई
है कि कोई भी देश कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए उस देश का नाम तक नहीं लिया आपने। ना कोई सैंक्शंस है, क्या ये कोई सैंक्शंस हुई है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समर्थन देने वाले या उसको कहना चाहिए संरक्षण प्रदान करने वाले के खिलाफ सैंक्शंस होगी? ये सारे देश अगर ये कहते कि हम उनसे व्यापार नहीं करेंगे, हम उनको सहायता नहीं देंगे, कोई सैन्य अभियान नहीं होगा, तब ये माना जाता कि जीत हुई है। ठीक है, पहली बात तो इन्होंने कहा कि शी जिनपिंग और पुतिन नहीं आए। किसी भी देश की जो नीति है वो कोई राष्ट्रपति के नहीं आने से नहीं बदलती है। एक तो ये इनको स्पष्ट होना चाहिए कि विदेशी मामलों में राष्ट्रीय नीति होती है, वो राष्ट्रपति रहे या उनके कोई राजदूत रहे, अगर वो वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो उनकी राष्ट्रीय नीति के अनुसार ही होता है। इसलिए इस बात से तो फ्री रहना चाहिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आतंक, इंदिरा गांधी के ज़माने से ही भारत आतंक से पीड़ित रहा। केवल एक कहते रहे ये सरकारें, कांग्रेस की सरकारें कड़ी कार्रवाई करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, कभी कोई कड़ी कार्रवाई हुई? ये कह रहे हैं कि सारे लोग समर्थक थे, किस बात के समर्थक थे? कुछ एक्शन ही नहीं लिया कांग्रेस ने कभी। और मैं बताता हूँ, जब नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान परमाणु परीक्षण की बात आई तो नरसिम्हा राव ने वो रोक दिया अमेरिका के दबाव में, दुनिया के दबाव में। और जब अटल जी आए तो उनको एक पर्ची दी कि ये मेरा काम बाकी है। ठीक है प्रताप, क्योंकि इतिहास में भी बहुत अटल जी ने भले कोई अटल जी ने किया वो, तो ये डरपोक सरकारें रही कांग्रेस की और बातें करते हैं ये डरपोक सरकारों के जरिए दुनिया भारत के विदेश को नियंत्रित करती रही। कोई व्यापार रोकना था तो उन्होंने व्यापार रोका। और आज सुनिए श्वेता जी, ये खबर शर्मनाक लगती है जब कहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम आके हिंदुस्तान खेलेगी और हम नहीं रोकेंगे। अगर सरकार ये बयान देती है तो ये कौन सी अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, बेहद अहम है, हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं और ग्लोबल साउथ की यहां पर बात हो रही है कि एक साथ जो ग्लोबल साउथ का नारा दिया गया है वो कहीं ना कहीं प्रहार आतंकवाद पर है। सीधे तौर पर पहलगाम और सख्त शब्दों में पीएम मोदी ने अपनी बात रखी। लेकिन क्या वाकई में, आपने भी सुना स्वर्णिम जी क्या कह रहे थे, क्या वाकई में आपको लगता है कि इस मंच के बाद से भी तस्वीरें और ज्यादा बदलेंगी, और ज्यादा भारत के फेवर में देश खड़े होते हुए नजर आएंगे, और प्रत्यक्ष रूप से भी, न सिर्फ परोक्ष रूप से? देखिए, जब बात भारत के राष्ट्रवाद या राष्ट्र हितों की बात हो तो मुझे लगता है कि आज जो डिबेट में जितने भी लोग मौजूद हैं वो हम सब एकजुट होंगे अगर भारत के 140 करोड़ लोगों के भविष्य की बात होगी, क्योंकि विदेश नीति भी अब देश के भविष्य से जुड़ी हुई मसला होता है। देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो दशकों लगे थे। 1947 में ऐसा नहीं हुआ कि साल भर की लड़ाई हुई और देश आजाद हो गया। दशकों लगे, बहुत सारे लोगों की उसमें मेहनत थी, तपस्या थी, तब जाके देश आजाद हो पाया। ये एक लड़ाई थी। ठीक वैसे ही अब भारत देश ने ये तय किया है कि वो आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई लड़ेगा, चाहे कोई साथ हो या ना हो। अब देखिए, इसमें कोई गुरेज नहीं ये मानने में कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सरकार को, देश के लोगों को या खुद सरकार को ये लगा कि विदेश नीति को एक बार रिविजिट करने की जरूरत है। क्योंकि ये बात सच है कि जब युद्ध होता है, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत कई बार, जैसे स्वर्णिम जी कहें कि भारत अकेला पड़ा था, मान लीजिए अकेला पड़ा था, और टर्की और चाइना एकदम साथ खड़े थे, और कोई देश हमारा दोस्त होते हुए भी खुलकर बोला नहीं था, और फिर अमेरिका का रुख हमने देखा, तो हमने अपनी विदेश नीति को रिविजिट किया। एक चीज हमने तय कर ली कि टेररिज्म के मामले में हम किसी को हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। देखिए, ब्रिक्स जो जगह है उसकी महत्वता इसलिए है कि ये डेवलपिंग नेशंस का एक ग्रुप है, जो डेवलपिंग नेशंस है, और उन्होंने ये तानाशाही खत्म की थी कि डेवलप्ड कंट्री तानाशाही नहीं करेंगी, यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड नहीं होगा, मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा। और अब आज कम से कम भारत उस स्थिति में आया है जहां पर वो ये खड़े होकर चाइना को भी, अमेरिका को भी, टर्की को भी, पाकिस्तान को तो जाहिर तौर पे, और बाकी सब देशों को आज ये बता रहा है कि अगर आप चुप भी हैं इसका मतलब आप आतंकवाद का सहयोग कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में बदलाव हो, भारत को और ताकतवर होना है, तब जाके ऐसा भी होगा जैसे कि एससीओ का जिक्र है कि हमने सिग्नेचर नहीं किया, तो भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। लेकिन इसका दूसरा सच ये भी है कि जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई तो सबने सांत्वना जताई, कोई चुप रहा, लेकिन अंततः दो देशों की लड़ाई दो देशों के बीच में ही होती है। गलत ये था कि ट्रंप ने उसमें कहा कि मैंने लड़ाई रुकवाई है, तो
हमें अभी अपनी विदेश नीति में इस तरह की चीजों का बदलाव करना होगा, लेकिन ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भारत अपना स्टैंड रखता है। और जहां तक बात है, देखिए इस ब्रिक्स सम्मेलन का एक और महत्वता है, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिना वजह फंडिंग ना करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कि इस ब्रिक्स में जिक्र हो कि IMF ने कैसे फंड कर दिया। तो अभी भारत को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। भारत जितना खुद को सशक्त करेगा अर्थव्यवस्था से, डिफेंस में, वहां एक ऐसी स्थिति भी आएगी जब भारत बोलेगा और सब सुनेंगे और उसे फॉलो करेंगे। तो अंत में मैं ये बात इतनी सी कहूंगी कि भारत ने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है और अब वो इंतजार कर रहा है कि चाहे छोटे देश, साउथ ग्लोबल या बड़े देश उसके लाइन में पीछे खड़े हो, क्योंकि सच ये है कि टेररिज्म का तंज आज भारत भुगत रहा है, एक न एक दिन पूरा विश्व भुगतेगा। और उससे पहले टेररिज्म के खिलाफ भारत ने लड़ाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी विदेश नीति में कई बदलाव लाने की जरूरत है और वो तब आएंगे जब भारत और सशक्त होगा। ठीक है, ठीक है आदित्य, बिल्कुल अहम बात का आपने जिक्र किया। गौरी शंकर जी एक फाइनल कमेंट चाहेंगे क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। क्या वाकई में भारत की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे संदेश सख्त तौर पर जो बयान, जो संदेश पीएम मोदी दे रहे हैं, लेकिन इसके इतर भी और मजबूती के लिए आपको क्या लगता है? क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम जब अलग अलग देशों की बात करते हैं, हर किसी की अपनी नीति है और हर कोई मजबूती के साथ सामने भी रहना चाहता है और साथ कई ऐसे आना चाहते हैं लेकिन नहीं भी आ रहे। आपको क्या लगता है, क्या चीजें जिसमें बदलाव की जरूरत है या भारत को उस दिशा में और कड़े कदम उठाने की जरूरत है? श्वेता जी, पहले मैं दो चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टीज वाले कैसे भी अपने व्यूज व्यक्त करें, मैं पूरे जिंदगी भर मैं डिप्लोमेटिक सर्विस में रहा, 1980 से लेके अब तक। मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भारत की विदेश नीति बहुत ज्यादा प्रभावी है। एक समय था कि हमारे मंत्री या प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे तो उनको अपॉइंटमेंट 6-6 महीने पहले भी नहीं मिलता था। छोटे छोटे देश कहते थे कि हमारे पास समय नहीं उनको रिसीव करने के लिए। ये मेरा अनुभव है जी। और आज उन लोगों की हमारे यहाँ आने के लिए क्यों लगी हुई है। तो ऐसा मत सोचिए कि हमारी विदेश नीति में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट हुआ है, जितना मैंने अभूतपूर्व इम्प्रूवमेंट मेरे जीवन काल में देखा नहीं था। दूसरी चीज, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था में जो सुधार हुआ है और हमारी जो इनोवेशन और मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ी है, उसकी वजह से हमारी शक्ति और ज्यादा बढ़ी है। अब जहां तक ऑपरेशन सिंदूर में ओपनली लोग आने का सवाल है, वो मैं कहता हूं कि ओपनली कोई भी देश ये नहीं कहेगा कि आप इन देशों के साथ झगड़ा करें। ओपनली तो वो यही कहेंगे कि आप बैठ के इसको निपटा लें। लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का विरोध नहीं किया। भारत के अगेंस्ट में कोई एक्शन किसी तरह का किसी ने लेने की बात नहीं की। इसका मतलब यह है कि उन्होंने भारत के जो एक्शन था, जो टेररिस्ट के अगेंस्ट में जो आक्रमण था, उसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। मौन सहमति के तौर पर देख सकते हैं जी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हुई है पहली बार। और पहली बार ही हमने पिछले कुछ वर्षों से हमने आतंकवाद के खिलाफ पूर्ण रूप से जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि अभी और कई कदम हमें उठाने पड़ेंगे, हमारी शक्ति को और बढ़ाना पड़ेगा और धीरे धीरे हम इस अवस्था में भी हो जाएंगे कि वो जो फंडिंग IMF से और ADB से या वर्ल्ड बैंक से आती है उसको भी हम कंट्रोल करने की स्थिति में हो जाएंगे। लेकिन उसमें थोड़ा समय और लग सकता है, लेकिन हमारी स्थिति बहुत मजबूत है और जो अचीवमेंट्स हमने किए हैं पिछले कुछ वर्षों में वो अभूतपूर्व है। चलिए, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया गौरी शंकर जी और आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, ब्रिक्स का मंच है, सीधा वहां से संदेश, मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। अब आप इसे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन पहले और अब में स्थितियों में बहुत अंतर आया है। मजबूती के साथ हम अगर कोई देश नहीं भी आता है तो भी हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं और सीधे तौर पर कह चुके हैं कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई है और भारत का मैसेज यही है, ये बदलने वाला नहीं और इसी राह पे आगे जा रहे हैं। अगर आतंकवाद के खिलाफ दूसरे देश हैं तो आप साथ आए, समर्थन दें और भारत उनके साथ है। लेकिन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी अगर आतंकवाद का समर्थन करता है तो भारत उसके साथ नहीं आने वाला, यह सीधा मैसेज है। अब इसे किसी भी तरह से लिया जाए, लेकिन इतना जरूर है कि यह सीधी लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में है और कोई दूसरे देश नहीं भी आते। अगर साथ नहीं भी आ रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं मौन सहमति भी नजर आती है और ये भारत के पक्ष में है। तो ये सोचना कि कितने मजबूत भारत है
ऑपरेशन सिंदूर के बाद या अभी हम ब्रिक्स के इस मंच की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आने वाले समय की भी बात करें, हर मंच से पुरजोर तरीके से आवाज भारत बुलंद कर रहा है और कूटनीतिक तौर पर इसे भारत की जीत के तौर पर ही देखा जा रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।